हेलो बच्चों, वेलकम टू अध्याय करियर इंस्टीट्यूट। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंटर ऑफ मास और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड जो भी थ्योरी है, जो हमारे पास में कॉन्सेप्ट्स हैं और उससे रिलेटेड जो फॉर्मूलाज हैं वो, और उसके साथ में उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे जो कि नीट, जेई मेन और एडवांस लेवल तक के, वो हम लोग करेंगे। क्वेश्चंस का लेवल हम लोग कुछ इस तरीके से रखेंगे कि 0 से शुरू होकर हम लोग एडवांस लेवल तक इसको टच कर पाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारे पास में जो टॉपिक है वो है सेंटर ऑफ मास। देखिए, सेंटर ऑफ मास होता क्या है बेसिकली, कि सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ सिस्टम of objects is the point where the entire mass can be considered to be concentrated. It's essentially the balance point of the system. अगर हम लोग इसका मतलब समझने की कोशिश करें तो देखिए, सेंटर ऑफ मास क्या होगा कि आपके पास में मान लीजिए पर्टिकुलर कोई भी एक रैंडम बॉडी है, जैसे ये बॉडी हो गई। ठीक है, अब इस बॉडी में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा होगा जहां पर इस पूरी बॉडी का मास जो है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, assumed to be concentrated, assumed to be concentrated। अब इसका मतलब क्या होगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से हम इस पूरी बॉडी को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। ये तो पर्टिकुलर इस पूरी बॉडी के लिए हो गया। जैसे अगर हम लोग अलग अलग पार्टिकल्स ले, मान लीजिए यहाँ पे लिया आपने एक m1 लिया, यहाँ पे दूसरा पार्टिकल लिया m2। अगर इन दोनों पार्टिकल्स के लिए हम लोग सेंटर ऑफ मास डिसाइड करना चाहें तो देखिए, इन दोनों को हम लोग एक लाइन से ज्वाइन कर सकते हैं। अब लाइन से ज्वाइन करने के बाद में हमें ये देखना है कि हम लोग किस पर्टिकुलर पॉइंट से इस पूरे सिस्टम को, पूरा सिस्टम कौन सा, m1 और m2 दोनों पार्टिकल्स मिलाकर हम लोग एक सिस्टम बोल रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट जहां से हम पूरे सिस्टम को क्या कर सके, बैलेंस कर सके, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर सिस्टम का सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। ठीक है, तो उस तरीके से हम लोग सेंटर ऑफ मास डिसाइड करते हैं। अब अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालना चाहे तो देखिए कैसे निकाल सकते हैं। तो अगला जो टॉपिक आता है हमारे पास वो आता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम इन वेक्टर फॉर्म। तो इसका एक बार अपन मतलब समझेंगे कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे इसको। जैसे मान लीजिए कि आपके पास में हम लोग एक कोऑर्डिनेट ड्रॉ करते हैं, कुछ इस तरीके से अपन लोग एक कोऑर्डिनेट बना रहे हैं। ये मान लीजिए आपके पास में वाई एक्सिस है। ठीक है, यहां से हम लोग एक एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। और अगर हम लोग दो पॉइंट्स कंसिडर करें, यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास में एक मास है m1 जिसका कोऑर्डिनेट है x1 और y1। दूसरा हम लोग यहाँ पर एक मास मान लेते हैं m2 जिसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग मान सकते हैं x2 और y2। अब अगर हम लोग इस m1 को अपना जो ओरिजिन है, ये जो हमारे पास में हमारा ओरिजिन है, इस ओरिजिन से अगर हम इसका पोजीशन वेक्टर देखेंगे तो ये आएगा। ठीक है, और इसी तरीके से अगर m2 का आप पोजीशन वेक्टर देखोगे तो ये आएगा। ठीक है, देखिए m1 जो है ये हमारे पास में ओरिजिन से अगर देखेंगे तो इसका पोजीशन वेक्टर हम लोग मान लेंगे r1 वेक्टर, और m2 जो पार्टिकल है इसका हम लोग ओरिजिन से जो पोजीशन वेक्टर मानेंगे वो मानेंगे r2 वेक्टर। ठीक है, r1 वेक्टर और r2 वेक्टर हमारे पास में क्या है, जो पार्टिकल्स हम लोगों ने माने हैं m1 और m2, m1 का ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर है, m2 का ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, हम ओरिजिन से इनके डिस्टेंस बता रहे हैं जिसको हम लोगों ने नाम दिया है पोजीशन वेक्टर। अब अगर हम लोग m1 और m2 इन दोनों पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे इस तरीके से अगर आप ज्वाइन करते हो तो m1 और m2 को ज्वाइन करने वाली लाइन पर कहीं ना कहीं इन दोनों पार्टिकल्स का मास, सेंटर ऑफ मास हमें मिलेगा। ठीक है, cm जिसको हम लोग बोलेंगे। अब ये जो cm आपको मिला है, इस cm का अगर हम लोग ओरिजिन से डिस्टेंस देखेंगे ये वाला, तो इस डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे RCM वेक्टर। RCM वेक्टर का मतलब क्या होगा कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है, कहां से, ओरिजिन से। ठीक है, R1 वेक्टर क्या है, m1 पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर, R2 वेक्टर क्या है, m2 पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर। इसी तरीके से RCM क्या है, जो सेंटर ऑफ मास हमारे पास में आया है उस सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है, कहां से, ओरिजिन से। ठीक है, अब हम अगर इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम के फॉर्म में भी अगर लिखना चाहे तो देखिए, अभी हम लोगों ने क्या बोला था कि जो m1 हमारे पास में है, m1 का अगर कोऑर्डिनेट देखेंगे तो m1 का कोऑर्डिनेट कुछ इस तरीके से आएगा आपका x एक्सिस पे, तो इसको नाम देंगे हम लोग x1। सिमिलरली ये जो y एक्सिस पे अगर आप इसको लिखोगे तो ये आएगा आपके पास में y1। ठीक है, इसी तरीके से अगर m2 पार्टिकल के लिए अगर आप निकालोगे तो m2 पार्टिकल ये है, तो इसका आगे आपके पास में ये कोऑर्डिनेट x2, और m2 का अगर हम लोग यहां पर देखते हैं y एक्सिस पर तो ये आ गया आपके पास में y2। ठीक है,
तो ये हमारे पास में इसके कोऑर्डिनेट्स भी हो गए। अब देखिए पोजीशन वेक्टर और कोऑर्डिनेट्स में डिफरेंस है हमारे पास में। पोजीशन वेक्टर क्या है, ओरिजिन से उस पर्टिकुलर मास तक का जो हमारे पास वेक्टर फॉर्म है वो है पोजीशन वेक्टर, और जिस पर्टिकुलर जगह पर मास लाई कर रहा है वो जगह एक्स पर कितनी है, वाई पर कितनी है, ये चीज रिप्रेजेंट करता है हमारा कोऑर्डिनेट। तो हम लोग यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास बताने वाले हैं वो पोजीशन वेक्टर और कोऑर्डिनेट सिस्टम दोनों के फॉर्म में बताने वाले हैं। तो अगर हम लोग सबसे पहले पोजीशन वेक्टर के फॉर्मेट में लिखें, यानी कि आरसीएम जो सेंटर ऑफ मास है उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, अगर वो निकालें तो वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। फिलहाल हम लोगों ने दो पार्टिकल कंसिडर करें तो हम लोग इस फॉर्मूले को बना सकते हैं m1r1 वेक्टर प्लस m2r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, अब ये हमारे पास में क्या आ गया, पोजीशन वेक्टर आया m1 और m2 का। हम अगर यहां पर पर्टिकुलर एक एक्सिस में सेंटर ऑफ मास निकालना चाहे, जैसे कि हम क्या बोल रहे हैं कि जो m1 है वो x एक्सिस में x1 डिस्टेंस पर है और m2 जो है वो x एक्सिस में x2 डिस्टेंस पर है। तो अगर हम लोग HCM निकालें, यानी कि x एक्सिस में सेंटर ऑफ मास कहां पर लाई करेगा, तो वो हम लोग निकालेंगे m1 x1 से प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सिमिलरली अगर हम लोग YCM की बात करें कि अगर YCM निकालना चाहें कि Y एक्सिस पर सेंटर ऑफ मास कहां पर लाई कर रहा है, जैसे कि मैं आपको अगर इसमें बताऊं तो ये वाला जो पॉइंट होगा हमारा, ये वाला, ठीक है, तो ये क्या है आपका XCM कोऑर्डिनेट पर और YCM कोऑर्डिनेट पर होगा। तो XCM कहां पर है, यहां पर होगा, ठीक है, और YCM कहां होगा, यहां पर होगा। तो हम लोग बेसिकली क्या निकाल रहे हैं, ये वाला XCM और ये वाला YCM डिस्टेंस हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे हम लोग अगर इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो फॉर्मूला क्या आएगा हमारे पास में, m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अगर हम लोग इसको थर्ड एक्सिस में भी माने कि अगर ये मान लीजिए स्पेस में है यानी कि 3D में है, तो वहां पे आप ZCM भी निकाल सकते हो। तो वो हो जाएगा आपका m1 z1 प्लस m2 z2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये हमारे पास में आता है दो पार्टिकल्स के लिए। ठीक है, ये हम लोग कब निकाल रहे हैं कि हमें अगर दो पार्टिकल्स गिवन है तो हम लोग ये चीज कंसिडर करेंगे। बट अगर मान लीजिए हमारे पास में n पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इफ वी हैव n पार्टिकल सिस्टम, अगर आपके पास में n पार्टिकल सिस्टम है तो RCM कैसे निकलेगा, वो हो जाएगा आपका m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस ये चलता जाएगा mn rn वेक्टर तक। ठीक है, जितने भी पार्टिकल्स होंगे उस ड्यूरेशन के लिए हम लोग निकाल सकते हैं। डिवाइड में आ जाएगा m1 प्लस m2 प्लस mn तक। आप अगर इसको चाहें तो नीचे आपके पास में जो m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन है, इसको आप चाहें तो कैपिटल M भी लिख सकते हैं। कैपिटल M का मतलब होगा कि इस पूरे सिस्टम का जो मास होगा वो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। सिमिलरली अगर यहाँ पे HCM के लिए निकालना चाहें तो ये हो जाएगा आपका m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस इसको हम लोग लिखेंगे mn xn तक डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन mn। सिमिलरली YCM के लिए निकालेंगे तो YCM हो जाएगा आपका m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस mn yn तक डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन mn। और ZCM के लिए अगर आप निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस mn zn तक डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन mn। राइट, तो ये हमारे पास में n पार्टिकल्स के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो दो पार्टिकल के लिए अगर हम लोग निकालेंगे तो दो पार्टिकल के लिए हमारे पास में जो फॉर्मूला आ रहा है वो क्या आ रहा है, m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन में m1 प्लस m2। और इसी तरीके से HCM YCM ZCM हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं। ठीक है, आई होप ये आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब आगे चलते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास में कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इन प्लेन। देखिए यहां पर हम लोग क्या समझते हैं कि हमारे पास में अगर एक पर्टिकुलर सिस्टम है, जैसे ये यहाँ पे हम लोगों ने बोला कि जो सेंटर ऑफ मास हमारे पास में आ रहा है एक्स एक्सिस में, पर्टिकुलर किसी एक प्लेन के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, और एक प्लेन में भी हम लोग ये कंसिडर करके चलते हैं हमारे पास कि अगर सिर्फ एक्स एक्सिस में हमारे पास जो मासेस है वो रखे हुए हैं, तो जैसे इस डायग्राम को एक बार आप ऐसे समझ सकते हो कि ये मान लीजिए आपके पास में y कोऑर्डिनेट है, ये आपके पास में x है, ठीक है, और हमारे पास में जो पार्टिकल्स रखे हुए हैं हमारे, वो कहां पर रखे हुए हैं, इस पर्टिकुलर जगह पर m1 रखा हुआ है, इस पर्टिकुलर जगह पर m2 रखा हुआ है, और ओरिजिन हमारे पास में ये है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो पहला वाला पार्टिकल है, इस पहले वाले पार्टिकल का ओरिजिन से जो डिस्टेंस मान रहे हैं वो मान रहे हैं कि x1 है। सिमिलरली जो दूसरा वाला पार्टिकल है m2, उस दूसरे वाले पार्टिकल का ओरिजिन से हम लोग जो डिस्टेंस मान रहे हैं वो मान रहे हैं x2। इसी तरीके से जो इन दोनों पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास आएगा वो कहीं ना कहीं हम लोग मान लेते हैं कि बीच में आएगा cm। तो जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो हम लोग मान रहे हैं xcm, राइट। ये तीन चीजें हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। दूसरा ये कि जो m1 है और m2 है, इन दोनों पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम लोग मान रहे हैं d, राइट। ये बड़ा स्पेशल केस है, थोड़ा आप इसको ध्यान दीजिएगा कि m1 और m2 दोनों पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस माना हम लोगों ने वो माना है d, ठीक है। आप चाहे तो कुछ और भी मान सकते हैं, r भी मान सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। यहां पर पहला वाले पार्टिकल का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो हम लोगों ने x1 माना, सिमिलरली m2 का x2 माना, और उनका जो सेंटर ऑफ मास आ रहा है उसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस माना हम लोगों ने xcm माना है, राइट। तो हमें अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कि xcm अगर हमें निकालना है, ठीक है, xcm हम लोग निकालना चाह रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, m1x1 प्लस m2x2 अपॉन में m1 प्लस m2 बनेगा, करेक्ट। ये हमारे पास में स्टैंडर्ड फॉर्मूला आता है। अब अगर हम लोग इसके अंदर एक स्पेशल केस लेके चलें, ठीक है, स्पेशल केस में क्या मान रहे हैं कि इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू m1 देन x1 इक्वल टू 0 और x2 इक्वल टू d। ये कैसे होगा, देखिए ओरिजिन अभी हमारे पास में कहां पर है, यहां पे लाई कर रहा है, मतलब ये y एक्सिस यहां पर है। अगर हम इस y एक्सिस को यहां ना मानकर मान ले कि ये आपका m2 पर आ जाए, है ना, m2 नहीं m1 पर आ जाए, ठीक है, m1 पर हम लोग मान ले, अकॉर्डिंग टू द केस हम लोग बात करें, m1 कहां पर है हमारे पास, यहां पर है। तो अगर हमारे पास में ओरिजिन यहां पे आ गया, ठीक है, अगर ओरिजिन यहां पर आ गया तो जो x1 डिस्टेंस है वो कितना हो गया, 0 हो गया, क्योंकि देखिए अभी ये वाली जो लाइन है ये m1 से x डिस्टेंस पर दूर थी, x1 डिस्टेंस पर थी, बट आप इस y वाली लाइन को ही m1 पर लेके आ गए हो, तो यहां पे आपके पास में पहले वाले केस में x1 कितना हो गया, 0। अब यहां पे अगर आपका x1 जो है वो 0 आ गया, ठीक है, तो m1 से लगाकर m2 तक का डिस्टेंस, या फिर ये कह लो कि ओरिजिन से लगाकर m2 तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है आपके पास में, d है, ठीक है। तो x2 जो है वो किसके बराबर हो गया, d के बराबर हो गया। तो यहां पर हम लोगों ने यही मेंशन करा है कि अगर m1 जो है, m1 पर हमारे पास में क्या आ गया, ओरिजिन आ गया, तो x1 कितना हो जाएगा, 0, डायग्राम में देखकर अपन बोल सकते हैं, और x2 जो है वो कितना आ जाएगा, d। आप यहां पर देख सकते हो, जैसे ये जो है ये हम लोगों ने माना हुआ है कि भाई m1 पर आ गया है। जब m1 पर आ गया तो ये जो डिस्टेंस था ये वाला कितना हो गया, 0, क्योंकि ये पार्टिकल यहीं पर शिफ्ट हो गया। दूसरा, यहां से यहां के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है हमारे पास में, x2 था, तो x2 किसके इक्वल हो गया, d के इक्वल हो गया। अब अगर हम लोग xcm वाले फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें तो m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2 होता है। x1 की जो वैल्यू है हमारे पास में कितनी है, 0, तो हम लोगों ने 0 पुट करी, तो m1 इंटू 0 हो गया, प्लस दूसरा जो डिस्टेंस है x2 वो हमारे पास में कितना है, d, तो m2 इंटू डी अपॉन में m1 प्लस m2। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, मतलब इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग हमारे पास में जो फॉर्मूला आ रहा है वो क्या आ रहा है, m2d बाय m1 प्लस m2। यानी कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ होगा जहां पे हमारे पास में हमारा जो ओरिजिन है वो पहले वाले पार्टिकल के ऊपर ही है, तो हम लोग डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा केस हम लोग मान सकते हैं कि हमारा अगर ओरिजिन जो है वो m2 पर शिफ्ट हो जाए, जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि ओरिजिन अभी यहां पे था, ये आपका ओरिजिनल पोजीशन है, 0 0 यहां था, बट अब ये यहां नहीं है, ये शिफ्ट होकर यहां आ गया, m2 पर आ गया, ठीक है। अब अगर m2 पर आ गया तो यहां से यहां का जो डिस्टेंस था आपका x2, ठीक है,
वो क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि इस पूरी लाइन को ही आप उठाकर M2 पे लेके आ गए हो, तो वो जो डिस्टेंस था वो क्या हो जाएगा, खत्म। तो x2 कितना हो जाएगा आपका, 0। अब x1 कितना बचेगा हमारे पास में, तो देखिए M1 का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है वो होता है हमारे पास में x1, तो ये हमारे पास में x1 है। अब x1 क्या है, M1 और M2 के बीच का डिस्टेंस भी है, और M1 और M2 के बीच का डिस्टेंस कितना था, d। तो यहां पे जो आपका x1 हो जाएगा, x1 किसके इक्वल हो जाएगा, d के इक्वल। बट यहां पे ओरिजिन से हम लोग लेफ्ट में जा रहे हैं, इसलिए हम लोग उसको लिखेंगे -d। ठीक है, xcm जो होगा वो भी देखिए, ये जो ओरिजिन आया इससे लेफ्ट साइड में जाना पड़ रहा है, तो इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे, -xcm लिखेंगे, जो कि इक्वल होगा आपके पास में क्या, जो फॉर्मूला था आपका क्या, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अगर इस फॉर्मूले में हम लोग m1 को एज इट इज रखें, x1 की जगह पे हम लोग कितना लिख रहे हैं, -d, तो -d पुट करेंगे, प्लस m2 हमारा एज इट इज रहेगा, और x2 की जगह हम लोग कितना पुट करेंगे, 0, तो ये हमारा 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आपका बचेगा m1 प्लस m2। अब इसी में अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -m1d प्लस 0 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में क्या था, xcm। ठीक है, तो ये xcm की जगह पर लिख रहे हैं -xcm। माइनस लिखने का रीजन क्या है, ओरिजिन से लेफ्ट साइड पर है, तो -xcm। अब यहाँ पे +0 का कोई मतलब नहीं है, तो इसको हम लोग हटा सकते हैं, तो यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, तो फाइनली आपके पास में जो xcm का फॉर्मूला आएगा वो आएगा m1d बाय m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला किस केस में आएगा, जब हम जो हमारा ओरिजिन है उसको M2 पार्टिकल के ऊपर शिफ्ट कर देंगे, उस केस में हमारे पास में ये वाला फॉर्मूला आएगा। ठीक है, तीसरा केस बनता है हमारे पास में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम लोग ओरिजिन को xcm मतलब जो सेंटर ऑफ मास है वहीं पर अगर शिफ्ट कर दें, जैसे एक्चुअल कहां पे था हमारे पास, यहां पे था, एक्चुअल जो ओरिजिन था वो यहां पे था, सबसे पहले अपन लोगों ने ये देखा था। बट अगर हम लोग इसको कहां पे, सेंटर ऑफ मास पे शिफ्ट कर रहे हैं, यानी कि यहां पे अगर सेंटर ऑफ मास पे आपने शिफ्ट कर दिया, तो इस केस में आपका जो x1 होगा वो -d1 के इक्वल होगा। रीजन यहाँ पे कि जैसे ये यहाँ पे आ गया, तो x1 जो होता है वो पहले वाले पार्टिकल का ओरिजिन से डिस्टेंस होता है। अब यहाँ पे हमारा जो ओरिजिन है वो कहां पे आ गया, सेंटर ऑफ मास पे आ गया, तो सेंटर ऑफ मास से यानी कि जहां पे ओरिजिन है वहां से हम लोग लेफ्ट साइड में जा रहे हैं। ठीक है, तो x1 जो होगा किसके इक्वल हो जाएगा, आपका -d1 के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली यहां पर जो x2 होगा आपका वो किसके इक्वल हो जाएगा, +d2 के बराबर हो जाएगा। अब ये d1 और d2 क्या चीज है, ये हम लोगों ने नया डिस्टेंस माना हुआ है, क्योंकि देखिए m1 और m2 दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था हमारे पास में वो स्टार्टिंग के डायग्राम में हम लोगों ने माना था d। x1 को हम लोगों ने -d1 माना है जो लेफ्ट में है, और m2 को हम लोगों ने -d2 माना +d2 माना है जो कि हमारे पास में राइट में है। अब यहाँ पे हम लोग xcm को कितना लिख रहे हैं, 0 कर रहे हैं। 0 रीजन, हम लोगों ने हमारा जो ओरिजिन था उसको कहां पे, सेंटर ऑफ मास पे शिफ्ट कर दिया। तो सेंटर ऑफ मास पे अगर हम लोग शिफ्ट कर चुके हैं, तो यहाँ पे हमारे पास में इस पर्टिकुलर जगह पे हो जाएगा 0 0, और इसका जो डिस्टेंस है लेफ्ट का वो नेगेटिव, और राइट का जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव हम लोग मानेंगे। ठीक है, मैं दोबारा यहाँ पे बोल रहा हूँ कि x1 को हम लोगों ने -d1 माना है, d1 एक नया नाम दिया है, आप चाहे तो दे सकते हैं, नहीं चाहे तो आप जो भी नाम देना चाहे या एज इट इज भी रख सकते हैं उसको, और x2 को हम लोगों ने d2 माना। और देखिए यहाँ पे ये मानने के बाद में अगर हम लोग इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, तो xcm इक्वल टू फॉर्मूला क्या था हमारे पास में, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये हमारे पास फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले में xcm को हम लोग 0 पुट करेंगे, तो m1 प्लस m2 का मल्टीप्लाई जब 0 में होगा, यानी कि इसका मल्टीप्लाई आप जब 0 में करोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, ऊपर बचेगा आपके पास में -m1d1। क्यों, क्योंकि x1 की जो वैल्यू है -d1 मानी है, m2 d2, तो इसको अगर आप उधर भेजोगे तो आपको ये मिल जाएगा m1 प्लस m1 इंटू m2 m1 d1 इक्वल टू m2 d2। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं m2 बाई m1 इज इक्वल टू d1 बाई d2। अब इसका मतलब क्या है आपके पास में, इसको समझिएगा कि रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास from the particles is equal to the inverse ratio of their masses. This indicates that center of mass is closer to the heavier mass. That means कि अगर मान लीजिए आपके पास में एक मास है ये m1, दूसरा मास है आपके पास में m2, और इन दोनों के बीच का कुछ डिस्टेंस है, हम लोग अभी सपोज करते हैं कि इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहां पर है, यहां पर है, तो
अगर हम लोग m1 यानी कि पहले वाले मास की वैल्यू को बढ़ाते हैं, तो पहले वाले मास की वैल्यू को बढ़ाने पर जो सेंटर ऑफ मास होगा इस हैवी बॉडी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, लाइटर बॉडी से दूर होगा और हैवी बॉडी के पास में सेंटर ऑफ मास जो होगा शिफ्ट होता जाएगा। इस स्टेटमेंट का यह मतलब है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब आगे चलते हैं। अब देखिए इस पे कुछ क्वेश्चंस हमारे पास में। क्वेश्चंस में हमारे पास में थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों फॉर्मेट है। थ्योरी भी आपको समझ में आनी चाहिए प्लस न्यूमेरिकल भी आपको आनी चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स डज नॉट डिपेंड ऑन। जो सेंटर ऑफ मास होता है हमारे पास में सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का, वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो पहली चीज है मासेस ऑफ द पार्टिकल्स। देखिए मासेस ऑफ द पार्टिकल के ऊपर करेगा, क्योंकि पार्टिकल का जितना भी मास होगा सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन आएगी वो उसी हिसाब से आएगी, तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो पहला ऑप्शन गलत होगा। इंटरनल फोर्सेस ऑफ द पार्टिकल्स, हमारे पास में अगर m1 एक पार्टिकल लेते हैं, दूसरा एक पार्टिकल लेते हैं, इन दोनों के बीच में जो भी इंटरनल अगर फोर्सेस लग रहे हैं तो उसके ऊपर आपका सेंटर ऑफ मास डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। पोजीशन पे डिपेंड करता है, रिलेटिव डिस्टेंस जो फोर्थ ऑप्शन है उस पर भी डिपेंड करता है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? सेकंड वाला होगा। तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मास m एंड m, कैपिटल M और स्मॉल m, जहां पे जो कैपिटल M है वो आपका बहुत बड़ा है स्मॉल m से, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज, तो जैसे ये मान लीजिए कैपिटल M है और ये मान लीजिए आपके पास में बहुत दूर एक स्मॉल m है, इन दोनों के बीच का कोई डिस्टेंस होगा। हम लोग ये बोल रहे हैं कि जो m है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू स्मॉल m, तो यहां पर जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहां पे होगा? तो पहला ऑप्शन जो दे रखा है एट द मिडिल, मिडिल मतलब इन दोनों के सेंटर में करीब यहां पे होगा क्या? तो ऑप्शन है गलत, नहीं होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको जस्ट बताया था इनवर्स रेशियो होता है, यानी कि जिस पार्टिकल का मास ज्यादा है सेंटर ऑफ मास उसकी तरफ शिफ्ट होगा। तो हमारे अकॉर्डिंग सेंटर ऑफ मास किसकी तरफ आना चाहिए? एम, कैपिटल एम के पास में, यानी कि हैवी पार्टिकल के पास में आना चाहिए। तो देखिए नियरर टू एम बोला है सेकंड ऑप्शन में, तो हाँ ये करेक्ट है। नियरर टू स्मॉल एम ये गलत होगा, क्योंकि लाइटर ऑब्जेक्ट के पास या लाइटर मास के पास में सेंटर ऑफ मास नहीं होगा। और पोजीशन ऑफ एट द पोजीशन ऑफ लार्जर मास, जो लार्जर मास की पोजीशन है उस पर आएगा तो नहीं, उसके ऊपर भी नहीं आएगा, नियर टू एम आएगा। राइट, तो ये हमारा क्वेश्चन था और इसका ऑप्शन कौन सा है? सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। हमें डायग्राम गिवन है, यहाँ पे हमारे पास में ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये 2 kg का मास है, ये हमारे पास में 4 kg का मास है। अब 2 kg का जो मास रखा हुआ है वो हमारे पास में कहाँ रखा हुआ है? ओरिजिन पर, यानी कि 0 0 पे रखा हुआ है। और 4 kg का जो मास रखा हुआ है वो हमारे पास में कहाँ रखा हुआ है? 10 और 0 पे रखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस में इसके और इसके बीच का डिस्टेंस 10 दे रखा है और वाई एक्सिस में ये है नहीं, इसलिए हम लोग इसको 0 मानेंगे। अब यहाँ पे हम लोग अगर कॉन्सेप्ट लगाएं तो देखिए ये जो m1 पार्टिकल है, मतलब पहला वाला जो पार्टिकल है ये हमारा ओरिजिन से पास हो रहा है, राइट, और दूसरा वाला पार्टिकल 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस 10 मीटर के डिस्टेंस पर है। तो एक cm अगर हम लोग यहाँ पे निकालें तो वो क्या हो जाएगा? m1 x1 प्लस m2 x2 बाय m1 प्लस m2, राइट। तो xcm की जो वैल्यू है वो हमें निकालनी है। यहाँ पर xcm इक्वल टू हो जाएगा m1 का जो मास है वो हमारे पास में 2 kg है, इंटू जो दूसरा वाला है हमारे पास में x1 वो है 0 क्योंकि ये ओरिजिन पर है, प्लस जो दूसरा वाला मास है हमारे पास वो है 4 kg का, इंटू जो दूसरे वाले की डिस्टेंस है हमारे पास में ओरिजिन से वो है हमारे पास में 10 अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 4। अब xcm आपको निकालना है तो xcm इक्वल टू क्या होगा? 2 इंटू 0 हो जाएगा 0, 4 इंटू 10 करेंगे हम लोग, ये मिलेगा आपको 40 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 6। अगर आप इसको कट करोगे तो ये बचेगा आपका 3 और यहाँ बचेगा आपका 20। तो xcm जो मिलेगा वो कितना मिलेगा आपको? 20/3 मीटर, ये हमारे पास में xcm की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज केप्ट एट, देखिए ये है m, यानी कि आप इसको मान सकते हो पहला वाला पार्टिकल m1 इज केप्ट एट a,0 अलोंग x एक्सिस, मतलब ये आपके पास में है x1 की वैल्यू और y1 में ये है नहीं, y1 में इसकी वैल्यू कितनी है? 0। व्हाट मास शुड बी केप्ट एट -3a और 0, -3a को आप क्या बोल सकते हो? x2 और इसको आप बोल सकते हो y2।
सो दैट द सेंटर ऑफ मास लाइज एट ओरिजिन। देखो आपको सेंटर ऑफ मास कहां पर चाहिए, ओरिजिन पर चाहिए। ओरिजिन का मतलब क्या होगा, हमारे पास में एक्ससीएम जो है वो कितना चाहिए अपने को, 0 चाहिए, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग फॉर्मूला लगाएं एक्ससीएम का, तो एक्ससीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, m1x1। तो m1 जो है हमारे पास में वो है m, और x1 जो है हमारे पास में वो कितना है a, ठीक है। प्लस m2 जो है हमारे पास में, उसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम लोग m2 को m2 ही रखेंगे, और उसकी वैल्यू कितनी हो कि जो आपका सेंटर ऑफ मास है वो ओरिजिन पर हो, राइट। तो उसके लिए हम लोग निकाल रहे हैं m2 की वैल्यू। तो m2 इंटू x2 की जो वैल्यू है हमारे पास में वो कितनी है, -3a, राइट। अपॉन में आएगा आपका m1, आई मीन m1 की जगह पे m है, और m2 हमें निकालना है, तो m2 को हम लोग m2 रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए xm को करना है अपने को 0, तो ये अपने ने 0 करा, तो 0 इज इक्वल टू हो जाएगा m a -3a m2 डिवाइडेड बाय m प्लस m2। अब m प्लस m2 का मल्टीप्लाई जब 0 में करोगे तो वो हो गया आपका 0, तो यहां से हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा a में -3a m2 इक्वल टू कितना बचा, 0। हमें m2 की वैल्यू निकालनी है, तो m2 की वैल्यू के लिए अपन क्या करेंगे, जो 3a m2 वाला टर्म है उसको हम लोग उधर भेज देंगे, तो ये बचेगा आपके पास में a में इज इक्वल टू 3a m2। अब यहाँ पे a से a कैंसिल आउट, ठीक है। m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में, m बाय 3, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आएगा, जो कि हमारे थर्ड ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, देखिए यहां पे हमारे पास 3 पार्टिकल्स दे रखे हैं, और तीनों का जो मास वो दे रखा है 50 ग्राम, 100 ग्राम और 150 ग्राम। आर प्लेस्ड एट द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 1 मीटर। ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसकी साइड आपको दे रखी है 1 मीटर की है, ठीक है। द एक्स वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द मास विल बी, आपको सेंटर ऑफ मास के एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकालने हैं, यानी कि आपको निकालना है इसके अंदर एक्ससीएम की वैल्यू, ठीक है, और वाईसीएम की वैल्यू। ये दोनों चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इसको हम लोग अगले पेज पे बना लेते हैं वापस एक बार। तो हम लोग एक्ससीएम और वाईसीएम निकालने के लिए क्या यूज करते हैं, हमारे पास में जो एक्ससीएम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, राइट। यहां पर m1 जो है हमारा वो है 50 ग्राम, x1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास में 0 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि जो पहला वाला मास है 50 ग्राम का वो हमारे पास में ओरिजिन पे रखा हुआ है, ठीक है। तो इसकी जो पोजीशन है वो 0 पर है, तो इसलिए अपन इसको कर देंगे 0, प्लस m2 यानी कि जो दूसरा वाला मास है वो है अपने पास में 100 ग्राम का, इनटू इसकी जो पोजीशन है वो आपके पास में कितनी है, 1 है, क्योंकि यहाँ पर कितना है 1,0, तो ये हो जाएगा आपका 1, प्लस m3 आपका कहां पर है, यहां पर 150 ग्राम इसका मास है, इनटू इसकी जो डिस्टेंस है हमारे पास में वो कितनी है, देखिए m3 है आपका यहां पर, बट इसकी x से यानी कि यहां से जो डिस्टेंस है उसको अपन बोलते हैं x3, राइट। तो ये डिस्टेंस कितनी है हमारे पास में 0.5 यानी कि 1/2 आप इसको लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 यानी कि 50 प्लस 100 प्लस 150, ठीक है। अब यहां पर आप इसको अगर आगे सॉल्व करोगे तो देखिए 50 इंटू 0 तो हो जाएगा 0, 100 इंटू 1 हो जाएगा आपको 100, ठीक है, प्लस 150 को 2 से अगर अपन डिवाइड करेंगे तो ये अपने को मिलेगा 75, तो यहां पे आप लिख सकते हो 75 डिवाइडेड बाय 50 प्लस 100 प्लस 150, तीनों को अगर आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा ये 300, ठीक है। अब यहां पे देखिए 100 प्लस 75 ही हो जाएगा आपका 175 डिवाइडेड बाय 300। अगर आप इसको 25 से कट करोगे तो 25 से कट करने पर आपको ऊपर मिलेगा 7, और नीचे आप कट करोगे तो ये मिलेगा आपको 12, ठीक है। तो एक्ससीएम की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो कितनी आ रही है, 7/12। ये अपना पहला आंसर हो गया। अब हमें निकालना है वाईसीएम, तो वाईसीएम के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो फॉर्मूला वही लगेगा m1 y1। तो m1 तो हमारे पास में 50 है और y1 कितना हमारे पास में 0, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास में कहां पे ओरिजिन पर है, तो पहला वाला हो गया 0, प्लस दूसरा वाला हमें निकालना है, तो m2 y2, तो m2 हमारे पास में कितना है 100 और y2 हमारे पास में कितना है
0, क्योंकि देखिए जो सेकंड वाला इसका कोऑर्डिनेट है m2 का, वो कितना है 0, यानी कि सिर्फ x एक्सिस पर है, y पर ये नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा 0 प्लस तीसरा हमारे पास में क्या हो जाएगा m3 150 ग्राम इंटू y3। अब देखिए यहाँ पे y3 क्या होगा, y3 हमारे पास में क्या है, यहां से लगाकर यहां तक का डिस्टेंस है ना, ये वाला। कैसे ये होगा, क्योंकि देखिए y3 कहां पर है हमारे पास में, यहां पर इस y एक्सिस पे आना चाहिए, ये वाला, ठीक है। तो ये हमारे पास y3 है, ठीक है। तो जब हमारे पास में ये वाला हमारा y3 है, तो ये ही क्या होगा, y3 होगा। तो हमें ये डिस्टेंस निकालना, तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए आप दो मेथड यूज कर सकते हो। पहला तो ये कि जो ट्राइंगल है, इस वाले ट्राइंगल में आप क्या लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, जो होती है हमारे पास में हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इस वाले मेथड से हमारे पास में हाइपोटेनस की जो वैल्यू है वो कितनी है, हमारे पास में 1 है, तो इसकी जगह पे 1 लिख देंगे। जो परपेंडिकुलर है हमारे पास में कितना है वो निकालना है, तो उसकी जगह वही रहेगा। और बेस जो है हमारे पास में, बेस कितना है, यहां से ओ से लगाकर ये 0.5 तक, तो ये 0.5 डिस्टेंस हो जाएगी हमारी। तो यहां से भी आप निकाल सकते हो। दूसरा मेथड हमारे पास में क्या है कि ये जो है ये 60 डिग्री के एंगल पर है ना, मतलब एक्स एक्सिस के साथ में ये कितना है, ये वाला साइड 60 डिग्री के एंगल पर है। जब ये 60 डिग्री के एंगल पर है, तो ये जो बेस लाइन है और जो परपेंडिकुलर वाली लाइन है, बेस वाली लाइन का क्या हो जाएगा cos थीटा, और परपेंडिकुलर वाली लाइन क्या हो जाएगी sin थीटा। यहाँ पर ये आपका 1 मीटर है हाइपोटेनियस, ठीक है। तो ये जो बेस है ये क्या हो जाएगा आपके पास में 1 cos थीटा, और cos थीटा की जगह हमारे पास में कितना है 60 डिग्री, तो ये हो गया आपका 60 डिग्री। और ऊपर वाली जो लाइन है y3 वाली, वो क्या हो जाएगी आपके पास में 1 sin 60 डिग्री, ठीक है, 1 sin 60 डिग्री। अब हमें परपेंडिकुलर चाहिए जो किसके इक्वल है, हमारे पास में 1 sin 60 डिग्री के इक्वल है। अब 1 तो 1 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। sin 60 की जो वैल्यू होती है हमारे पास में कितनी होती है, √3/2। तो y3 की जो वैल्यू आ गई हमारे पास में कितनी आ गई, √3/2, √3/2 डिवाइडेड बाय हमारे पास में इसका जो मास है वो कितना है, टोटल मास हमारे पास में 300 है, 300 ग्राम था, तो टोटल मास लिख देंगे। अब यहाँ पे इसको आप काटोगे तो ये बचेगा आपके पास में 75, ठीक है। 2 से 150 को कट किया, 75 बचा। अब 75 को अगर हम लोग इससे काटेंगे तो देखिए यहाँ पे अपन 25 से इसको कट कर सकते हैं, तो ऊपर बचेगा आपके पास में 3, और यहाँ पर आपके पास में बचेगा 12, ठीक है। वापस 3 1 3 और 3 4 12। तो YCM की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास में वो कितनी आ रही है, √3/4। तो XCM जो आया वो आया हमारे पास में 7/12, और YCM आया हमारे पास में √3/4। अब ये दोनों जो है हमारे पास में कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहे हैं, 7/12 और √3/4, ये सी ऑप्शन से मैच कर रहे हैं, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी आर 1 आर ए ऑफ 1/1 and 2, मतलब ये हमारे पास में कोई एक ए पार्टिकल होगा या कुछ भी आप मास मान सकते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं 1 और 2, यानी कि x1 दे रखा है और y1 दे रखा है। दूसरा b है आपका कोई दूसरा पार्टिकल है, तो ये आपका x2 दे रखा है, ये आपका y2 दे रखा है। एंड c आपका है, ये आपका x3 दे रखा है और y3 दे रखा है, ठीक है। 3 पार्टिकल्स ऑफ मास इज 1 kg, तो ये मान लो आपका m1 मास है, 2 kg ये m3 मास है, और m kg ये आपका m3 मास है, ठीक है, जिसकी वैल्यू m दे रखी है। आर प्लेस्ड द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास आर 3/5 और 2। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या होगा कि XCM जो है वो आपको 3/5 दे रखा है, और YCM जो है वो आपको कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट द मास m, यानी कि जो थर्ड वाला था m3, इसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, XCM लगा सकते हैं। तो XCM क्या होता है, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 डिवाइडेड पे क्या हो जाएगा आपके पास में m1 प्लस m2 प्लस m3। अब XCM जो है वो कितना हमारे पास में 3/5 है, तो हम लोग इसको सिंपली 3/5 पुट कर देंगे, इक्वल टू m1 की जो वैल्यू है वो आपके पास में 1 kg है, तो 1 इंटू x1 जो है वो आपका कितना है 1। देखिए यहाँ पे a जो है, ए पार्टिकल का पहला वाला कोऑर्डिनेट वो x1 है, तो ये कितना हो गया आपका 1, प्लस m2 जो है आपका वो कितना है 2 kg, इंटू x2 जो है वो आपका कितना है 4, बी वाले पार्टिकल की जो वैल्यू है वो, तो ये आ गया 4, प्लस m3 आपका कितना है m, जो हमें फाइंड आउट करना है। x3 हमारे पास में कितना है -3, ठीक है, क्योंकि c वाले पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट, तो ये आ गया आपका -3 डिवाइडेड बाय तीनों का मास यानी कि m1 प्लस m2 प्लस m3। तो m1 आपका है 1 kg, प्लस ये है 2 kg,
और m3 जो है वो आपका m है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3/5 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 1 का 1 में करेंगे तो 1 आएगा, 4 का 2 में करेंगे तो 8 आएगा, तो 8 और 1 ये हो गया आपका 9 और ये हो जाएगा -3m डिवाइडेड बाय ये बचेगा आपका 3 प्लस m। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर अपन लोग यहाँ पे करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा आपका, देखिए 3 प्लस m का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो ये हो गया 3 3 से 9 प्लस 3m इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई इस तरफ करेंगे तो 5 का 9 में करेंगे तो 45 और ये हो गया आपका -5 3 जा 15m। ठीक है, हमें m की वैल्यू निकालनी है तो m वाले टर्म्स को एक तरफ ले लो, 3m प्लस 15m इक्वल टू हो जाएगा 45 माइनस 9, तो ये हो गया आपका 18m और 45 में से 9 जाएगा तो आपका बचेगा 36, तो m इक्वल टू आ गया आपके पास में 36/18। ठीक है, जो बचेगा आपका 2, तो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 kg आ जाएगा। m मतलब ये हमारे पास में जो m3 था उसकी वैल्यू आ गई है ना, m इक्वल टू m3 इक्वल टू कितना आ गया 2 kg आ गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 4 kg मास इन द फॉलोइंग अरेंजमेंट। अब यहाँ पे देखिए ये आपको एक डायग्राम दे रखा है, इस टाइप का अरेंजमेंट है, इसमें 4 आपको मास दे रखे हैं, m 6 kg, m 2 kg, m 4 kg और m 3 kg। जो पहला वाला मास है वो आपके पास में यहाँ पे रखा हुआ है, इससे 10 मीटर के डिस्टेंस पर दूसरा वाला मास है और दूसरे वाले मास से भी 12 मीटर डिस्टेंस पर तीसरा वाला मास है, तीसरे वाले से 8 मीटर डिस्टेंस पर चौथा वाला मास है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनको एक फिक्स ओरिजिन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई ओरिजिन कहाँ होगा इनका, तो हम लोग ये सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे इनका ओरिजिन होगा, ये हम लोगों ने माना है। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करा, इसका ओरिजिन मान लिया। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है कि सेंटर ऑफ मास निकालना है, लेकिन 4 kg मास से निकालना है, इस बात का ध्यान लगाना है। अब सेंटर ऑफ मास देखिए हम क्या करते हैं, पहले ओरिजिन के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट कर लेते हैं कि भाई ये जो हम लोगों ने ओरिजिन माना है, इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में हमारे पास में सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा। तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए जैसे जो ओरिजिन है, ओरिजिन कहाँ पर है, जहां पे 6 kg का मास है वहां पे ओरिजिन है, उससे 10 मीटर के डिस्टेंस पर दूसरा वाला मास है, तो पहले वाले मास और दूसरे वाले मास के बीच में डिस्टेंस कितना है 10 मीटर का, सिंपल। तीसरा वाला जो मास है आपका वो है 12 मीटर डिस्टेंस पर दूसरे वाले और तीसरे वाले से जो डिस्टेंस है, तो जो तीसरा वाला मास है, ठीक है, उसका अगर आप यहां से डिस्टेंस देखोगे सेंटर से तो वो कितना आ जाएगा 10 प्लस 22, सॉरी 12, 10 प्लस 12, तो ये हो जाएगा 22 यहां से यहां तक का। अब जो चौथा वाला मास है उसका अगर आप ओरिजिन से डिस्टेंस देखोगे तो वो कितना आ जाएगा, देखो तीसरे वाले मास यानी कि यहां और यहां के बीच का डिस्टेंस 8 है और यहां तक हमारा डिस्टेंस आ रहा है 22, तो 22 प्लस 8 कितना हो गया 30, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस हो गया 30 हो गया, राइट। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अगर एक्सीएम वाला फॉर्मूला लगाएं, एक्सीएम वाला क्या होता है m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 प्लस m4x4, क्योंकि यहाँ पे 4 मास है तो हम लोग 4 टाइम्स लेंगे, अपॉन में हो जाएगा आपका m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इनकी वैल्यूज पुट करनी है, तो एक्सीएम हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा ये जो एक्सीएम आ रहा है किसके रिस्पेक्ट में आ रहा है, ये हमारा जो ओरिजिन हम लोगों ने माना है उसके रिस्पेक्ट में आ रहा है। तो m1 कितना है हमारे पास, m1 है सबसे पहले कितना 6 kg, तो 6 इंटू m1 का डिस्टेंस कितना है ओरिजिन से 0, तो यहाँ पे हम लोग 0 पुट कर देंगे क्योंकि हम लोगों ने ओरिजिन जो माना है वो m1 के ऊपर ही माना है, इसीलिए इसका डिस्टेंस 0 आ गया। प्लस m2 जो है वो अपना कितना है 2 kg, तो 2 इंटू अब 2 kg वाला जो मास है इसका डिस्टेंस कितना हमारे पास में ओरिजिन से, तो इसका डिस्टेंस सिंपली अपने को 10 दे रखा है क्वेश्चन में यहां से यहां तक का, तो ये 10 आ जाएगा। फिर प्लस m3 जो मास है हमारे पास में वो कितना है 4 kg का, तो यहां हम लोग 4 kg पुट करेंगे इंटू m3 का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो कितना है, तो देखिए उसका डिस्टेंस हम लोगों ने लिखा है 22, तो ये आ गया 22 प्लस m4 जो है वो हमारे पास में है 3 kg और m4 का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो है हमारे पास में 30, ये हम लोगों ने निकाला था अभी, तो ये आ गया 30 डिवाइडेड बाय चारों का मास ऐड करेंगे तो ये होगा आपका 6 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 3। अब यहाँ पे एक्सीएम जो आएगा वो आपका कितना आएगा 6 इंटू 0 तो 0 हो गया, 10 इंटू 2 20 बचेगा, 20 प्लस 4 का 22 में मल्टीप्लाई करेंगे 88
प्लस 3 का 90 में 30 में करेंगे तो ये 90 बचेगा। अपन में कितना आएगा 6 + 2 8, 8 + 4 12, 12 + 3 15 आ गया। अब यहाँ पे आप 20, 88 और 90 इन तीनों को प्लस करोगे तो ये आपको मिलेगा 198 डिवाइडेड बाय 15, जिसको फर्दर आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 13.2, राइट। अब देखिए एक सीएम जो है वो है 13.2, ये कहां से आ रहा है ओरिजिन से। ओरिजिन हम लोगों ने कहां पे माना, यहाँ पे। यहाँ पे मानने से इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास में यहां से लगाकर 13.2 के डिस्टेंस पर आ रहा सेंटर ऑफ मास। अब 13.2 कहां होगा, देखो यहां तक तो हो गया 10, सपोज करो यहां तक 11 हो गया, यहां तक 12 हो गया, यहां तक 13 हो गया, तो 13.2 करीब यहां मान लेते हैं, कोई एग्जैक्ट नहीं है, हम लोग यहां तक मान रहे हैं, तो ये हमारा हो गया 13.2। ये हमारा आया कहां के, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास, या फिर ये बोल लो कि ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास। क्वेश्चन में हमसे पूछा है 4 kg से निकालना है, 4 kg का है यहां, तो यहां पे मतलब ये 4 kg है, तो आपको डिस्टेंस कौन सा चाहिए, ये वाला डिस्टेंस चाहिए, इतना, राइट। अब 4 kg ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है, 22 पे, तो हम क्या निकालेंगे, सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 4 kg मास। इससे निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखो 4 kg मास कहां पे लाई कर रहा है, 22 मीटर के डिस्टेंस पे कर रहा है, तो 22 माइनस हमारे पास में जो यहां तक का डिस्टेंस आया सेंटर ऑफ मास का, ठीक है, ओरिजिन से, वो कितना आया 13.2 आया, तो 22 में से 13.2 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 8.8, ठीक है। इसकी जो भी यूनिट है, अगर मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर आप लोग लगा देंगे। तो 4 kg मास से जो हमारे पास में सेंटर ऑफ मास आएगा वो आएगा 8.8 डिस्टेंस पर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, 3 masses आर प्लेस्ड ऑन द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड लेंथ ए। मतलब यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका साइड ए है, ये ए, तो ये भी ए हो जाएगा। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आपको निकालना है। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास यानी कि आपको निकालना है एक्स सी एम कोमा वाई सी एम, ये दोनों आपको पुट करने हैं। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे एक्स सी एम निकालेंगे सबसे पहले। एक्स सी एम का फॉर्मूला वही होगा m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 अपॉन में हो जाएगा आपका m1 प्लस m2 प्लस m3। अब देखिए यहां पे हमारे पास में m1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, ये m है, तो हम लोग m पुट करेंगे इंटू x1 जो है हमारा कितना है 0, क्योंकि हमारे पास में कहां पे 0 0 पर लाई कर रहा है, यानी कि ओरिजिन पे लाई कर रहा है, तो ये हो जाएगा 0 प्लस m2 की जो वैल्यू है वो है 2m इंटू इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, देखिए ओरिजिन से इसका डिस्टेंस यहाँ पे कितना है a, ये डिस्टेंस, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस m3 कहां पर है आपका यहाँ पर, तो m3 की वैल्यू है 3m इंटू इसका डिस्टेंस कहां होगा, तो देखो x से डिस्टेंस कैसे निकाल देंगे, उस पर्टिकुलर पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो x एक्सिस के ऊपर, और ये जो परपेंडिकुलर आएगा ये कहां आएगा, हाफ डिस्टेंस पर आएगा। हाफ पर क्यों आएगा, क्योंकि अपना एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस हो गया आपका a/2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, तो m1 है आपका m प्लस m2 आपके पास में है 2m और m3 आपके पास में है 3m। अब यहाँ पे पहला वाला जो है m इंटू 0 वो तो 0 हो गया। अब यहाँ पे दूसरा वाला क्या बचा आपका 2m इंटू a, तो इसको अपन लिख सकते हैं 2ma, और यहाँ पे अपन इसको क्या कर सकते हैं 3ma डिवाइडेड बाय 2, पूरे के डिवाइड में आ जाएगा m प्लस 2m प्लस 3m, टोटल मिला के 6m। यहाँ पे अगर आप इसका एलसीएम लोग इधर भेजोगे तो देखो 2 का मल्टीप्लाई डायरेक्ट इसमें कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 4ma प्लस 3ma डिवाइडेड बाय 2, और उसके पूरे के डिवाइड में 6m है, तो 6m को हम इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये फाइनली आपका क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 7ma बाय 12m, m से m कैंसिल आउट, तो ये क्या बचा आपका 7 बाय 12a, ठीक है। ये हमारे पास में पहला वाला कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अब दूसरा वाला कोऑर्डिनेट निकालना है, तो दूसरा वाला कैसे निकालेंगे, YCM निकालना है। YCM निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यूज फॉर्मूला, वही फॉर्मूला हमारा होगा m1 y1 m2 y2। तो देखिए m1 जो रहेगा वो हमारा m1 रहेगा, y1 की जो वैल्यू है हमारी वो कितनी है 0, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिन पे लाई कर रहा है, तो ये हो गया 0। m2 जो है वो हमारा m2 मान लेते हैं, और y2 जो है हमारा वो कितना है, वो भी 0, क्योंकि सेकंड वाला जो पार्टिकल है सिर्फ x एक्सिस पर है, y पर नहीं है, तो ये भी आपका 0 हो जाएगा। प्लस m3 जो है वो आपका 3m के बराबर है, तो इसकी वैल्यू हम लोग लिख देते हैं
इंटू y3 आपको निकालना है, और y3 आपका कितना होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा। अब ये y3 किसके इक्वल है, यहां से यहां तक के डिस्टेंस के इक्वल है, राइट। ये कैसे निकाल सकते हैं, देखिए इसका एक तरीका तो क्या होगा कि भाई हम हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर लगा दे। दूसरा तरीका क्या हमारे पास में, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये वाली जो वैल्यू है, ये हाइपोटेनस वाली वैल्यू, ये कितनी है, ए। इस ए के दो कंपोनेंट करेंगे, एक कंपोनेंट तो हो जाएगा ये वाला और दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा वर्टिकल वाला। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका ए cos 60, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है आपका वो आएगा a sin 60। a cos 60 से हमें मतलब नहीं है, हमें क्या चाहिए, a sin 60 चाहिए। तो a की वैल्यू a रहेगी, sin 60 कितना होता है, √3/2। तो हम इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, √3/2 लिख सकते हैं, ठीक है। डिवाइड में आपका कितना, टोटल मास यानी कि 6m आ जाएगा। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व अगर करते हो तो आपको क्या मिलेगा, 3m का मल्टीप्लाई हम लोग काय में कर रहे हैं, √3 में कर रहे हैं। तो ये आपका आ जाएगा 3√3m डिवाइड में 2, और ये 6m भी इसी से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो ये हो गया 6m। अब यहाँ पे m से m कैंसिल आउट, तो इसको अगर आप काटोगे तो 3 और ये बचेगा आपका 2, तो फाइनली बचेगा ऊपर आपका √3 और नीचे बचेगा आपके पास में 2, और ये 2 था ऑलरेडी, तो 2 2 जा 4, 2 into 2 हो गया। तो फाइनली बचा आपके पास में कितना, √3/4, ठीक है। यहाँ पे अपन इसमें a भी मेंशन करेंगे क्योंकि √3/2 जो है वो किसका है, a का कंपोनेंट है, तो ये हो जाएगा a। यहाँ पर भी आप लिखोगे इसको, ठीक है, a, और यहाँ पर भी आएगा a, तो ये हो जाएगा √3a/4। तो पहला वाला जो आएगा वो आएगा आपका 7/12a, और दूसरा वाला जो आएगा वो आएगा आपका √3a/4, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएंगे, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 3 masses आर प्लेस्ड ऑन x एक्सिस, 300 ग्राम एट ओरिजिन, 500 ग्राम एट x इक्वल टू 40 सेंटीमीटर एंड 400 ग्राम एट x इक्वल टू 70 सेंटीमीटर। तो इसको अगर आप डायग्राम के हिसाब से ड्रॉ करो तो ओरिजिन पर ये है हमारे पास में कौन सा, 300 ग्राम, तो यहाँ पे हो गया 300 ग्राम। दूसरा हमारे पास में 500 ग्राम रखा हुआ है x इक्वल टू 40 सेंटीमीटर पर, तो हम लोग ये मान लेते हैं कि x इक्वल टू 40 सेंटीमीटर यहाँ पर है, और दूसरा वाला मास हमारा कितना है, 500 ग्राम का। तीसरा वाला x इक्वल टू 70 सेंटीमीटर, यानी कि x यानी कि यहाँ से 70 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर करीब यहाँ हम लोग मान लेते हैं तीसरा वाला मास, जिसकी वैल्यू है 400 ग्राम, ये रखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सेंटर ऑफ मास निकालना है फ्रॉम द ओरिजिन। तो देखिए हम सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, XCM। अब यहाँ पे फॉर्मूला यही होता है हमारा m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। XCM इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 की जो वैल्यू है हमारी वो है 300 ग्राम, तो 300 इंटू x जो है वो हमारा x1 जो है वो हमारा क्या है, पहले वाले पार्टिकल का जो मास है वो ओरिजिन से लेना होता है। तो ओरिजिन से हमारा जो पहले वाले का मास है वो कितना डिस्टेंस है, उसका 0 है। दूसरा वाला मास हमारा है 500 ग्राम, और ओरिजिन से इसका जो डिस्टेंस है वो है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। हम लोग इसमें सेंटीमीटर ही लेके चल रहे हैं। प्लस तीसरा वाला जो मास है वो है आपका 400 ग्राम का, जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस है 70 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय तीनों का मास, तो ये है अपने 300 प्लस 500 प्लस 400, ठीक है। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 300 का मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो 0 हो गया, 500 का मल्टीप्लाई 40 में करेंगे तो 5 चौक 20 और 30 एज इट इज, प्लस 400 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 28 और जो 3 0 है वो एज इट इज, डिवाइडेड बाय 300 प्लस 500 हो जाएगा 800, 800 प्लस 400 हो जाएगा आपका 1200, ठीक है। अब अगर आप इसको ऐड करोगे 20,000 को 28,000 को, तो ये मिलेगा आपको 48,000 डिवाइडेड बाय 1200। 00 से 00 कैंसल आउट, 12 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12 4 और ये 0, ठीक है। तो ये आ गया आपका XCM इज इक्वल टू कितना 40, और यूनिट क्या आएगी इसकी, सेंटीमीटर आएगी, क्योंकि हमने सारी वैल्यूज क्या ली थी, सेंटीमीटर में ली थी। तो 40 सेंटीमीटर यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ओके। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, 2 bodies of mass 1 kg 3 kg have position vectors this one
एंड दिस वन, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम हैज अ पोजीशन वेक्टर। देखिए आपको पोजीशन वेक्टर दे रखा है पहले वाले मास का, यानी कि इसको मान ले हम लोग m1, इसको मान ले m2। तो m1 का जो सेंटर ऑफ जो पोजीशन वेक्टर है ना, वो है हमारे पास में ये वाला, इसको अपन नाम दे देंगे r1 वेक्टर, और जो दूसरा वाला है उसको अपन नाम दे देते हैं r2 वेक्टर। ठीक है, अब जब हमें वेक्टर फॉर्मेट में दे रखा होता है तो हम लोग सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में, तो इसका फॉर्मूला होता है RCM वेक्टर इज इक्वल्स टू m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब m1 जो है हमारा वो कितना है 1 kg है, तो 1 लिखेंगे इनटू r1 वेक्टर यानी कि i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप प्लस m2 हमारा है 3 kg, और r2 वेक्टर कितना है -3 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 3। अब यहां पे अगर आप इसका मल्टीप्लाई कर दोगे 1 का अंदर, तो ये पूरी वैल्यू सेम रहेगी, यानी कि i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। फिर अब यहां पे देखिए 3 का मल्टीप्लाई इस वाले में करेंगे तो 3 का 3 में करेंगे तो -9 आएगा, तो -9 i कैप। फिर 3 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो -6 j कैप। फिर 3 का मल्टीप्लाई k में करेंगे तो +3 k कैप, अपॉन में हो जाएगा हमारे पास में 4। अब यहाँ पे i कैप को i कैप के साथ ऐड कर सकते हैं, j को j के साथ और k को k के साथ। तो यहाँ पे देखिए प्लस i कैप और ये -9 i कैप है, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो -8 i कैप बचेगा। फिर j कैप को देखोगे तो 2j कैप और यहाँ पर -6j कैप, तो ये बचेगा आपके पास में -4j कैप। फिर बचा आपके पास में k कैप और 3k कैप, दोनों पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा +4k कैप डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पे अगर आप ऊपर से 4 कॉमन ले लोगे तो ऊपर आपका बच जाएगा, 4 कॉमन लेने के बाद में बचेगा यहाँ पे -2 i कैप माइनस j कैप और प्लस k कैप। अपॉन में हमारे पास में जो 4 था वो एज इट इज रहेगा, तो अपॉन वाला 4 और ये वाला 4 कट गया, तो फाइनली कितना बचा -2 i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। ठीक है, ये हमारा आंसर आया जो कि हमारे फर्स्ट ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, कंसिडर अ सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स हैविंग masses m1 and m2. If the particles of mass m1 is pushed towards the center of mass of particles through a distance d, by what distance would be the particle of mass m2 move so as to keep the center of mass of particle at the original position? अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर अपन समझे तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं हमारे पास में एक पार्टिकल है m1 और कुछ डिस्टेंस पर दूर दूसरा पार्टिकल हमारे पास में m2 है। ठीक है, और इन दोनों पार्टिकल्स को मिलाने वाली ये हम लोग मान लेते हैं एक लाइन है, तो इनका सेंटर ऑफ मास करीब हम लोग मान लेते हैं कि बीच में होगा। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला कि m2 को हम लोग सेंटर ऑफ मास की तरफ d1 डिस्टेंस से शिफ्ट कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो d1 हो गया। तो m2 को हम लोग कितना शिफ्ट करें कि सेंटर ऑफ मास जो है वो क्या रहे, फिक्स रहे, मतलब अपनी जगह पर ही रहे। तो यहां पर अगर सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से चेंज करता तो उसकी कुछ वैल्यू होती, लेकिन यहां पर हमारे पास सेंटर ऑफ मास कितना है, जहां पर पहले था, यानी कि xcm जिस जगह पर पहले था है ना, उसी जगह पर है। तो हम ये बोल सकते हैं कि डेल xcm जो होगा वो कितना होगा, 0। डेल का मतलब फाइनल xcm माइनस इनिशियल xcm, वो कितना होगा, 0 होगा। आप इसको क्या बोल सकते हो, xcm फाइनल माइनस xcm इनिशियल। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं डेल xcm जो है वो कितना है, 0। मतलब डेल यानी कि चेंज इन सेंटर ऑफ मास कितना चाहिए, 0 चाहिए, राइट। अब हम यहां पे डेल xcm का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए m1 डेल x1 मतलब पहले वाले पार्टिकल में कितना शिफ्ट आया, डेल x1 का मतलब क्या है, कितना चेंज आया। पहला वाला पार्टिकल मान लेते हैं आपके पास में यहां पे ये था, x1 डिस्टेंस पर था। ठीक है, बाद में उसने कितना शिफ्ट कर लिया, यहां से यहां तक आ गया, x1 डैश पर आ गया। तो x1 माइनस x1 डैश, इसको आप इसमें से माइनस करोगे तो कितना मिलेगा आपको, d1 मिलेगा। यानी कि डेल x1 आपके पास में यहां पे कितना है,
डेल x1 आपके पास में कितना है, x1 माइनस x1 डैश, जो कि कितना क्वेश्चन में गिवन है, d1 गिवन है। सिमिलरली m2 पार्टिकल मान लो आपके पास में स्टार्टिंग में x2 पोजीशन पर है, बाद में आप उसको कहीं शिफ्ट कर रहे हो, तो x2 माइनस जो भी उसका फाइनल पोजीशन होगा वो उसको मान लेते हैं अपन लोग डेल x2 मान लेते हैं, जो कि हमें निकालना है। तो प्लस यहां पर m2 दूसरा वाला पार्टिकल लिखेंगे इनटू डेल x2 हम लोग लिखेंगे, ठीक है, जो हमें निकालना है, अपॉन में m1 प्लस m2, m1 हमारे पास में m1 है और m2 हमारे पास में m2 है, ठीक है। अब यहां पे देखिए डेल एक्सएम हमें कितना चाहिए, 0 चाहिए, तो इक्वल टू m1 हमारा m1 ही रहेगा। डेल x1 की जो वैल्यू है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो दे रखी है d1। डेल m1 का मतलब क्या होगा, और डेल x1 का मतलब क्या होगा कि m1 पार्टिकल को कितना शिफ्ट किया वो, तो वो हमारे पास में है d1, तो हम लोगों ने d1 पुट कर दिया, प्लस m2 जो है हमारा एज इट इज रहेगा और डेल x2 भी हमारा एज इट इज रहेगा, अपॉन में क्या है हमारे पास में m1 प्लस m2, ठीक है। अब देखिए m1 प्लस m2 को अगर आप मल्टीप्लाई 0 में कर दोगे तो ये हो गया आपका 0, तो फाइनली क्या बचेगा आपके पास में यहां पर m1 d1 प्लस m2 डेल x2 इक्वल टू 0। अब हमें निकालना है डेल x2, तो डेल x2 को अकेला करने के लिए हम क्या करेंगे, m2 डेल x2 को यहीं पे रखेंगे और माइनस m1 d जो है उसको उस तरफ भेज देंगे, तो माइनस हो जाएगा ये m1 d1। यहां पे डेल x2 की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो माइनस m1 d1 अपॉन में आ जाएगा m2। अब यहाँ पे देखिए माइनस आने का मतलब क्या है, माइनस का मतलब होगा कि आप m2 को जहां पर भी वो है उससे लेफ्ट में यानी कि इस तरफ शिफ्ट करोगे, तो ये तो है माइनस का मतलब, ठीक है। अगर आप इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड देखोगे तो डेल x2 जो आएगा वो आएगा आपका m1 d1 बाय m2, ठीक है। माइनस विथ डायरेक्शन है और हम लोग डायरेक्शन यहाँ पे मैन्युअली बता रहे हैं कि लेफ्ट में जा रहा है, इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखना है। तो फॉर्मूला क्या आया, फाइनल आंसर क्या आया, m1 d1 अपॉन m2, जो कि हमारे सेकंड ऑप्शन से मैच कर रहा है, ठीक है। तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर।